दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि भाषा, हिंदी भाषा तथा हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसकी क्लास 1 में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं, भाषा विकास के विविध रूप जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा तथा सांकेतिक भाषा और भाषा के अंग आदि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था। और दोस्तों आज की इस क्लास 2 में हम और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक को हेडिंग वाइज तथा सभी जानकारियां क्रम अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसे हेडिंग वाइज तथा सभी तथ्यों को क्रम अनुसार पढ़कर ही आप उसे अच्छे से समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। और आपको हमारी वीडियो में जिस तरह से स्टूडेंट नोट्स को हेडिंग वाइज पढ़कर याद करते हैं, उसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको मेरी वीडियो में हेडिंग वाइज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर गिरियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है ईरानी, दूसरा है दरद, तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। तो अब हम भारतीय आर्य भाषा के बारे में जानते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों वे 3 काल कौन कौन से हैं उन्हें जानते हैं, जिनमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें हम पहला देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो पहला है वैदिक संस्कृत, जिसका अन्य नाम छांटस है और इसका प्रयोग काल यास्क पाणिनि द्वारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है लौकिक संस्कृत, अन्य नाम है संस्कृत भाषा और इसका काल है 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसका काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा से तथा यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। यह यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो जिनमें पहली है पाली, इसका अन्य नाम है प्रथम प्राकृत और प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली के बारे में विशेष टिप्पणी जानते हैं। तो यह भारत की प्रथम देश भाषा है और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में हैं। दूसरी भाषा आती है प्राकृत, जिसका अन्य नाम है द्वितीय प्राकृत। तो दोस्तों प्राकृत भाषा का जो प्रयोग काल है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है, यह भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब तीसरी आती है इसके अंतर्गत अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत बोलते हैं और इसका काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद है दोस्तों अवहट, जो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उसका काल माना जाता है। इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से इस वीडियो में हेडिंग वाइज सभी जानकारी दी गई है, अब आप चाहे तो उसे हेडिंग वाइज इसी तरह अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि हेडिंग वाइज लिखा हुआ आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका काल है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंतर्गत आती है प्राचीन हिंदी, जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक उसका काल माना जाता है। नेक्स्ट आती है मध्यकालीन हिंदी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक उसका काल माना जाता है। और तीसरी आती है आधुनिक कालीन हिंदी, जो 1850 ईस्वी से अब तक इसका काल माना जाता है। दोस्तों यहां से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है? तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से अब तक।
दोस्तों मैंने थ्योरी वाइज के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप यह समझ सको कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, यह भी आपको याद रखना है। और हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा 2021 का पूछा हुआ है। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हिंदी का विकास क्रम के बारे में जानते हैं। तो हिंदी का विकास क्रम कैसा आया? तो सबसे पहले है इसमें संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इन सभी भाषा की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत सबसे पहली भाषा है, संस्कृत से ही यह अन्य भाषा बनी है। अब दोस्तों अपभ्रंश के बारे में जानते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। अपभ्रंश भाषा का काल जो माना जाता है तो यह माना गया है ऑप्शन बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश अप प्लस भ्रंश प्लस हान, शब्द का यूं तो शब्द है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश के रचनाकार स्वयंभू है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का रूप होता है दोस्तों बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह कहा जाता है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए दिए हैं क्योंकि आप यह जान सको कि जो मैं आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब हम अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास के बारे में जानते हैं। तो अपभ्रंश के भेद, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी किस अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है? तो जिनमें पहला है सौरसैनी अपभ्रंश, इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी तथा गुजराती हिंदी का विकास हुआ है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है वे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है वो भी हम पढ़ेंगे और पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन उससे बाहर ना मिले। मागधी, तीसरा है मागधी, मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया ये भाषाएं आती है। अब नेक्स्ट है खस अपभ्रंश, तो इससे पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है, यह सौरसैनी से प्रभावित है। नेक्स्ट है ब्राचड़, इससे पंजाबी सिंधी का विकास हुआ है, यह भी सौरसैनी से प्रभावित है। और नेक्स्ट है महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिससे मराठी भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों अपभ्रंश से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन हम देते हैं। तो आपको यहां से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, यह यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौरसैनी अपभ्रंश। अब हम अवहट के बारे में जानते हैं। तो अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं, यह भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। अवहट का काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट का साहित्य में प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहट्ठ कहा है।
देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्टा कहा जाता है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे विद्वान अवहट नाम देते हैं। अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कीर्तिलिता में मिलता है। यह भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अवहट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर होगा विद्यापति की कीर्तिलता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के अध्याय 1 से संबंधित काफी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम बाकी अन्य तथ्यों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।